हेलो स्टूडेंट्स। तो आज पर आर 50 डेज मैराथन आज हमारा है डे 3 और डे 3 में हमें आज प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। ये भी हमारा एक ईजीएस्ट चैप्टर है और जो मैंने आपको मार्किंग स्कीम शेयर की थी उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 और 5 ये दोनों ही चैप्टर जो है हमारे मिला के लगभग 14 से 15 नंबर के आते हैं और 14 से 15 नंबर में इनको प्रिपेयर करना बहुत आसान है क्योंकि इनकी लैंग्वेज भी ईजी है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत ईजी हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। हम बचपन से लेकर अब तक प्लानिंग ही तो करते आए हैं, चाहे वो प्लानिंग हमारी किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए हो, चाहे वो प्लानिंग हमारी कोई मूवी देखने जाने के लिए हो, चाहे स्कूल बंक की हो या फिर ट्यूशन बंक की। हर चीज़ में प्लानिंग है। बट बिजनेस सेंस में बस इस प्लानिंग का जो थोड़ा सा स्कोप है वो वाइडर होता है। यहाँ पर हम हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं। आप जब 12th क्लास में आए तो भी शायद किसी एक प्लानिंग के साथ आए होगे कि हमें 90% मार्क्स सिक्योर करने हैं। अब मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि 90% मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो आप ये बोलोगे कि मैम तुम्हारे पीछे ही पड़ गई है, ये तो हमें 90 मार्क्स सिक्योर करवा कर ही मानेंगी। डेफिनेटली मैं चाहती हूँ बिल्कुल कि आप 90% मार्क्स लेकर आए, 90+ आएँ आपके, और क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। तो बार बार हम अपने गोल को याद करेंगे तभी तो उसको अचीव करेंगे। ऑलवेज सेट योर स्टैंडर्ड्स हाई। अचीव होगा नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। तो आप किसी प्लानिंग के साथ ही यहाँ पर आए और उस प्लानिंग के ऊपर आपने वर्क किया, उसको फॉलो अप किया। तो प्लानिंग हम सभी करते हैं। अब बिजनेस सेंस में हम जानते हैं कि ये प्लानिंग होता क्या है। सो प्लानिंग इज डिफाइंड एज सिटिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो, अगर हम किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होगा, हम तभी प्लान कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, अगर हमारा कोई गोल ही नहीं है तो कोई प्लानिंग ही नहीं है। प्लानिंग होती ही गोल्स के लिए है। तो सबसे पहले प्लानिंग को ये कहा जाता है कि इट इज़ डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और एक टाइम पीरियड के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑब्जेक्टिव को सेट करें। टाइम पीरियड है कि इतने टाइम पीरियड में हमें ये काम करना है। तो प्लानिंग के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया फॉर अ टाइम पीरियड, जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन है, यानी कि उसको अचीव करने के लिए हमारे पास रास्ते बहुत सारे हैं। हमें उन रास्तों को पहले तो आइडेंटिफाई करना है, कैसे हम इस काम को कर सकते हैं। फिर उनको इवैल्यूएट भी करना है, देखना है। देखो, सारे रास्तों को तो नहीं चुना जा सकता ना। कॉम्बिनेशंस ऑफ रास्ते हम चुन सकते हैं बट सबको नहीं चुन सकते। तो हमें उसमें से छांटने हैं कि कौन से हमारे लिए बेस्ट है, किसके पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं, नेगेटिव पॉइंट्स कम है, और इसमें से एक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को या ऑल्टरनेटिव को हमें चूज़ कर लेना है। सो दिस इज़ प्लानिंग। पहले गोल सेट करो, गोल्स को अचीव करने के रास्ते ढूंढो, रास्तों में से जो आपको सही लगे उनको छांटो और उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट कर लो। पर सिलेक्शन के बाद उसको टाइम टू टाइम चेक भी करो, उसके अंदर अगर कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो वो चेंजेस भी लाओ। सो दिस इज़ प्लानिंग। प्लानिंग एंड्स और मीन्स से कनेक्टेड है। एंड्स और मीन्स मतलब व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, क्या करना है और कैसे करना है। आज हम कहाँ पर है, कल कहाँ तक पहुँचना है। आज हम है ना 40%, 50%, 60%। अरे मैम क्या कर रहे हो, इतना भी पीछे मत लेके जाओ। कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे 90 तक भी। तो आज हम 50-60 पे हैं, कहाँ तक पहुंचना है, 90+ तक पहुंचना है। तो वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर सिचुएशन क्या है। सोचो, इमेजिन करो, जब 90% मार्क्स आएंगे और घर में जब वो बताओगे तो वो एक अलग ही खुशी। घर वालों के लिए तो बस ऐसा हो जाएगा, हमारा बच्चा, बस तुमने तो क्या ही कर डाला। तो उस चीज़ को इमेजिन करके सोचो। तो आज हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ तक पहुँचना है, इसके बीच का जो गैप है ये कौन फिलअप कर सकता है, सिर्फ प्लानिंग ही फिलअप कर सकती है। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की होगी तो डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। सो दिस इज प्लानिंग। सो प्लानिंग का मीनिंग सबको क्लियर। चलते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग की तरफ। फीचर्स ऑफ प्लानिंग को याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्रोनिम यूज़ की है। पीएम ऑफ दिल्ली इज गोइंग टू सीपी, जहाँ पर पी है प्राइमरी फंक्शन, एम है मेंटल एक्सरसाइज, ओ है ऑब्जेक्टिव्स जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, डी है हमारे लिए डिसीजन मेकिंग, इज गोइंग ऐसे ही यूज़ किया है, टू भी ऐसे ही यूज़ किया, जो कैपिटल लेटर्स हैं उसी से ही बना है एक्रोनिम। सी है हमारे लिए कंटिन्यूअस और पी है हमारे लिए परवेसिव।
और बीच में एक एफ छूट गया है, वो है फ्यूचरिस्टिक। तो हमारे पास ये टोटल 7 फीचर्स हैं हमारे पास प्लानिंग के, जिसको आप ऐसे याद कर सकते हो। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि यहाँ भी हमारे पीएम ने एक प्लानिंग की थी दैट पीएम ऑफ दिल्ली इज गोइंग टू सीपी, पीएम ऑफ दिल्ली इज गोइंग टू सीपी, पीएम ऑफ दिल्ली इज गोइंग टू सीपी, किसकी है? फीचर्स ऑफ प्लानिंग। हायर सीएस, पिछली वीडियो के लिए मैं आपसे पूछती रहूँगी कुछ ना कुछ, ताकि आपका फॉलोअप रहे कि हाँ आपने प्रीवियस वीडियो देखी है या नहीं देखी है। तो कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद आ गया है कि हमने सीएस कहाँ हायर किए थे, किस टॉपिक में किए थे, तो कमेंट बॉक्स में आप वो ज़रूर लिखिएगा, इससे आपको पीछे का भी थोड़ा सा रिकॉल होता रहेगा। सो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो, जब हम गोल सेट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हमारे जो एक्शंस है, वो उसी की तरफ चलते हैं। प्लानिंग जो है वो पर्पसफुल होती है। प्लानिंग का कोई मीनिंग नहीं है अगर आपने कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करे हैं। तो प्लानिंग आपकी उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में आपकी हेल्प करती है। आप प्लानिंग की वजह से ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि प्लानिंग आपको ना राइट ट्रैक पे रखती है। प्लानिंग आपको दिखाती है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आज कहाँ हो, कल तक कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, कैसे करना है इसको। तो ये सब कुछ प्लानिंग आपको बताती है। सेकेंड इज प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमारे पास टोटल जो मैनेजमेंट फंक्शंस है वो हमारे पास 5 है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हमारा फर्स्ट फंक्शन ही प्लानिंग होता है, और मैं कहती हूँ कि प्लानिंग एक तरीके का इंजन है जिसके पीछे पीछे बाकी सारे फंक्शंस मूव करते हैं। क्योंकि बिना प्लानिंग के ऑर्गेनाइजिंग का कोई मतलब नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग के बिना स्टाफिंग नहीं होती, स्टाफ नहीं होगा तो डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है तो कंट्रोल क्या है। तो ये वन बाय वन एक के साथ ही चलते हैं। सो प्लानिंग को इसीलिए बोला गया कि दिस इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब गोल ही नहीं होगा तो बाकी सब फंक्शंस का कोई मतलब नहीं है। तो प्लानिंग वो बेस प्रोवाइड कराता है अदर फंक्शंस के लिए। प्लानिंग वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है जिससे अदर फंक्शंस अपने काम पर लग जाते हैं। तो इसीलिए बोला गया दैट इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड वन इज़ प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। ऑब्वियसली ना, हम प्लान करते हैं तो फ्यूचर के लिए ही प्लान करेंगे। कोई भी इसलिए प्लान नहीं करता कि मैंने कल क्या किया था या मैं आज क्या कर रहा हूँ, मुझे कल क्या करना है, हम उस चीज़ के लिए प्लान करते हैं। तो प्लानिंग हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक है। और प्लानिंग के लिए कहा जाता है कि इसके अंदर ना, एक जैसे यहाँ पे एक लाइन भी यूज़ हुई है, इट इज़ पीपिंग इनटू द फ्यूचर। पीपिंग का मतलब क्या होता है? झांकना। कि हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं तो होता है ना, कई बार हमें उस चीज़ के सपने भी आने लगते हैं कि यार आज से हमने ये काम शुरू किया है, कल हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो कैसा लगेगा और क्या होगा। तो एक तरीके से हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो कहा जाता है कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग इज परवेसिव। क्या मतलब होता है परवेसिव का? किस किस को पता है? बता चुकी हूँ परवेसिव का मतलब मैं। हमने कंट्रोलिंग में परवेसिव का मतलब पढ़ा है, आई थिंक याद आ गया होगा। परवेसिव मीन्स एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। प्लानिंग हर जगह चाहिए हमें। प्लानिंग टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, सबके अपने अलग अलग प्लान्स होते हैं। इवन हर एक डिपार्टमेंट, हर एक यूनिट का अपना एक प्लान होता है। तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करता है, मिडल लेवल डिपार्टमेंट्स के लिए प्लान करता है, और लोवेस्ट लेवल अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए प्लान करता है। तो प्लानिंग हर जगह चलती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या है, मैंने आपको बताया ना, हमने प्लान किया, हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए, हमने देखा ये सब ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, हमने क्या किया, उन रास्तों को खोजा, उसमें से थोड़े से साइड करके रखे, साइड करने के बाद हमने क्या किया, उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो डिसीजन लिया ना हमने। तो प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। प्लानिंग कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, आप जो भी प्लानिंग करते हो, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया आपको डेफिनेशन में कि हम एक टाइम पीरियड के लिए करते हैं। जैसे ही वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है, नेक्स्ट चीज़ के लिए नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो प्लानिंग टाइम टू टाइम चलती रहती है। एक एक्टिविटी ख़त्म हुई, दूसरी एक्टिविटी के लिए आपने फिर से प्लान किया, फिर से वो पूरा आपका प्रोसेस चलेगा, फिर तीसरा प्लान किया, तीसरा प्रोसेस चलेगा। तो ये हमेशा चलता रहता है। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। ये मेंटल एक्सरसाइज है। देखो, प्लानिंग के अंदर हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? अपने दिमाग का ना। पूरा सब कुछ सेटअप जो है हमारे माइंड में ही है ना। फोर साइटेडनेस, दूरदृष्टि, दूर तक सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि आज ये चीज़ आपने एक स्टार्ट करी, आज ये आपकी प्लानिंग है, तो ये कल तक आपको कहाँ तक लेकर जाएगी, आप इसे कैसे पहुँच पाओगे वहाँ तक। तो ये इंटेलिजेंस, ये इमेजिनेशन, ये आपका जजमेंट,
यही सब चीज़ें प्लानिंग है। प्लानिंग के अंदर हमें लॉजिक्स पे काम करना है, सिस्टमैटिक थिंकिंग पे करना है। देखो, सिर्फ गेस वर्क से या कुछ भी अनसोचे समझे हिट एंड ट्रायल मेथड से प्लानिंग नहीं होती है। प्लानिंग होती है सिस्टमैटिक। हर एक चीज़ को हम एनालाइज करते हैं, तब हम उस तक पहुंचते हैं। कोई एक कंपनी है, वो कोई अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है, तो उसमें उसका बहुत पैसा लग रहा होगा, तो वो ऐसे ही नहीं अपने पैसे को बर्बाद होने देती, वो बहुत तगड़े तरीके से प्लानिंग करते हैं, हर एक चीज़ को एनालाइज किया जाता है। तो ये सिस्टमैटिकली होता है सारा काम। दैट्स वाई इट्स इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सरसाइज। सो ये 7 हमारे फीचर्स थे, जहाँ पर हमारे पीएम सीपी की तरफ जा रहे थे और हमने अपने प्लानिंग को के फीचर्स को कंप्लीट कर लिया है। सो पीएम ऑफ दिल्ली इज गोइंग टू सीपी इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब स्टार्ट करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के साथ साथ हम इस चैप्टर की भी इम्पोर्टेंस समझेंगे। ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, उसमें से प्लानिंग का क्वेश्चन बहुत बार आया है, केस स्टडीज़ के लिए आया है, और ज़्यादातर प्लानिंग प्रोसेस का क्वेश्चन पूछा जाता है। पर ज़रूरी नहीं है हर बार प्लानिंग प्रोसेस आए, इम्पोर्टेंस भी आ सकती है, लिमिटेशंस भी आ सकती है। तो हमें इस चीज़ को भी कंसिडर करते हुए चलना है कि केस स्टडीज़ के लिए ये वाला चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम, तो उसको कैसे वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे उस क्वेश्चन को। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिए कि क्या क्या चीज़ें कही जा रही है और कैसे हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के लिए हम ड्यू के सर को डीएम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें एडमिशन लेना है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। बिल्कुल एडमिशन लेना है हमें, वहाँ पर रेगुलर कॉलेज करना है हमें। तो डी का मतलब है यहाँ पे डायरेक्शन, यू है अनसर्टेनिटी, एस है स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, आई है इनोवेटिव आइडियाज़, आर है रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, और डीएम है हमारा डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ड्यू सर डीएम। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ड्यू सर डीएम। और अभी हमने पीएम ऑफ दिल्ली को कहाँ भेजा था? सीपी। सो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। देखो, प्लानिंग हमें एडवांस में ही बता देता है कि हमें क्या करना है, जिससे हमें डायरेक्शन मिलती है। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे अपने एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा वरी है कि क्या कौन सा कोर्स हम चूज़ करें और कौन से कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है, क्या करना चाहिए आगे जाके, किस तरीके से फॉर्म फिल होना है। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज है और बहुत ही ज़्यादा वरीड है। तो और अगर ये वरीडनेस अभी नहीं है, आप सोचोगे चलो ठीक है जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तब की तब सोचेंगे, नहीं, तब नहीं सोचना है, तब तो बहुत लेट हो जाएगा। आज आपने एक प्लानिंग कर ली, आप सबने सीयूईटी फॉर्म भर लिया है, तो अब आपको डायरेक्शन मिल गई ना कि यार इस सीयूईटी एग्ज़ाम को हमें अच्छे से क्लियर करना है, अच्छा स्कोर करना है, अच्छे एडमिशन लेना है, अच्छे से कॉलेज में, अच्छे से कोर्स के अंदर। तो आपको एक डायरेक्शन मिल गई है। अभी अगर आपने कुछ सोचा ही नहीं तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो प्लानिंग जब आपने कर लिया ना कि यार सीयूईटी फॉर्म भरना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मिल गई ना एक डायरेक्शन। तो प्लानिंग आपको वो डायरेक्शन देता है, क्योंकि एडवांस में ही बता देता है कि आपको क्या करना है। अगर आपके गोल्स सेट होंगे तो हम सभी को ये पता होता है कि हमें क्या करने वाले हैं, हम कैसे उस गोल्स को अचीव करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही होता है, उन्हें पहले टारगेट दे दिया जाता है। आज हमारा मंथली टारगेट है 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, गोल मिल गया, डायरेक्शन मिल जाएगी कि यार 1000 प्रोड्यूस करनी कैसे है। एक दिन में देखेंगे कितनी प्रोड्यूस हो रही है, बीच में एक आध दिन निकालते हैं कि कई बार नहीं भी काम हो पाता है, तो उनको एक डायरेक्शन मिल गई है। अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉयज़ अपने अपने डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी कि आपको क्या करना है, तो आप सब कंफ्यूज ही रहेंगे कि हम क्या करें अपनी लाइफ में, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो कोई प्लान नहीं है तो एम्प्लॉयज़ अपनी डायरेक्शन में काम करेंगे, आपके कभी कोई गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो प्लानिंग हमेशा आपको एक डायरेक्शन देता है। सेकेंड इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स कि आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या हो जाए। कोई हमें नॉलेज नहीं है कि कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, हमें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर। तो जब हमने पहले से ही एडवांस में सेट कर लिया है, तो हम आने वाले चेंजेस के बारे में प्रिपेयर्ड है। अब सपोज करो कि बहुत सारे बच्चे जैसे कन्फ्यूज्ड है कि यार सीए भरे, सीयूईटी भरे, सीएस भरे, या और भी एक दो कोर्सेज है उसमें जाए। तो बहुत सारे बच्चे मल्टीपल कोर्सेज के फॉर्म्स फिलअप करते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो इसमें एडमिशन ले लेंगे। जैसे कि सीए और सीयूईटी में इस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है बच्चों के बीच में, और सीए ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो बच्चों को ये लगता है कि यार अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ तो ठीक है कोई बात नहीं, सीयूईटी तो हमारे हाथ में है।
तो यहाँ पर आपने क्या किया, पहले से प्लानिंग कर ली, तो उस अनसर्टेनिटी को, कि सपोज सीए भर दिया आपने, सीयूईटी भरा ही नहीं था और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया आपका टाइम खराब। तो आप इस आने वाली अनसर्टेनिटी को पहले से ही रोक सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, नहीं, बट उस रिस्क को हम कम कर सकते हैं अगर हम पहले से ही प्रिपेयर्ड है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, जब पहले से ही प्लानिंग कर ली जाती है तो आने वाले खतरों से हम पहले से ही बच सकते हैं, क्योंकि हम उनको एंटिसिपेट करके रखते हैं पहले से, उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं। थर्ड वन इज प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। क्योंकि प्लानिंग की वजह से हमारे थॉट्स में पूरी क्लैरिटी है, हमें पता है कि वर्क हमें किस तरीके से करना है, तो कोई इंटरप्शन नहीं, हमें पता है ना कि यार ये काम हमें करना है तो कैसे कैसे करना है। लेकिन अगर नहीं होती प्लानिंग तो हम बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं, रिसोर्सेज का वेस्टेज करते हैं, एक ही एक्टिविटी दो बार परफॉर्म हो रही होती है। अब जैसे कि सपोज करो कि किसी के घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो होता है ना, काम बांट लेते हैं कि यार तुम्हें गेस्ट की लिस्ट बनानी है, तुम्हें केटरर्स बुक करके आने हैं, आपको डीजे का अरेंजमेंट करना है, आपको डेकोरेशन वाले को देखना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमने इसको बांट दिया। लेकिन अगर हमने नहीं बांटा होता तो सब अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे होते, और हो सकता है दो डीजे वाले आ गए, केटरर्स वाले दो आ गए, तो आपका पैसा वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट, एफर्ट्स वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। लेकिन अगर पहले से ही वो चीज़ डिसाइड कर दी जाती है तो आपकी ओवरलैपिंग, यानी कि एक का काम दूसरे के काम के आड़े नहीं आता और वेस्टेज नहीं हो रही होती है। ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही होता है कि जब वो एम्प्लॉयज़ रखते हैं तो उनको काम बांट देते हैं पहले से ही। सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सब में काम बांट दिया जाता है, इंडिविजुअली भी और ग्रुप वाइज भी, तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग तो है ही दिमाग का खेल, तो यहाँ पे नए नए आइडियाज़ आते हैं। मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी है ये हमारे लिए, क्योंकि इसी प्लानिंग के ऊपर पूरा ऑर्गेनाइजेशन टिका हुआ होता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान करते हैं उसे पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन टिका हुआ होता है। तो रोज़ रोज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए वो इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं कि ऐसा क्या नया किया जा सकता है कि हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो कंपनी है, वो और आगे बढ़ सके। फिफ्थ वन इज़ फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अभी हम बार बार यही बात पढ़ रहे हैं कि प्लानिंग है ही डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पर हम फ्यूचर कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने गोल्स सेट करते हैं, हम चॉइसेस करते हैं उन कोर्सेज ऑफ एक्शन में जो हमारी मदद करेंगे उस प्लान को अचीव करने के लिए, और जो बेस्ट होगा हम उसे चूज़ कर लेंगे। तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं, तो इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इट इस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। हम कंट्रोलिंग पढ़ चुके हैं ना, हमें पता है ना कि कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। तो जो हमने यहाँ स्टैंडर्ड सेट किया होगा उसी को तो कंट्रोलिंग में जाके कंपेयर किया जाता है, और उसी के लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। आपने सेट किया था ना 90% मार्क्स लाने का टारगेट, फिर से याद दिलाया मैंने आपको, 90+ लाने हैं, लाने हैं, लाने हैं। तो हमने टारगेट सेट किया। अब जैसे 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 हमें 1 by 1 हाफ ईयरली रिजल्ट आता है, प्री बोर्ड रिजल्ट आता है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना। तो प्लानिंग वो स्टैंडर्ड हमारे लिए सेट करता है जिसके अगेंस्ट हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो प्लानिंग प्रोवाइड करता है ना एक बेस कंट्रोलिंग के लिए। तो हमारा यहाँ पर जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग में भी हमारी मदद करता है। तो ये हमारे 6 इम्पॉर्टेंस थी प्लानिंग की, जिसमें हमने ड्यू के सर को डीएम करा, और पीएम ऑफ दिल्ली को हमने सीपी भेजा, और ड्यू वाले सर को हमने डीएम कर दिया है। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक हुआ ख़त्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के जो क्वेश्चन मोस्टली देखे गए हैं वो 3 मार्क्स में या 1 मार्क्स में देखे जाते हैं। आ सकता है 4 मार्क्स के लिए भी लिमिटेशन, कई बार वो डायरेक्ट खुद ही बता देते हैं कि ये वाला एक्सप्लेन करना है, कई बार केस स्टडीज़ में भी आता है। तो दोनों तरीके से ही हमें इसको प्रिपेयर करना है। अब लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के लिए हम एनसीईआरटी की सीडी देखेंगे। वैसे तो वो एनसीईआरटी होता है, बट कोई बात नहीं, हमारे जब हम बोलते हैं फटाफट से तो निकलता तो ये है ना, एनसीईआरटी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की सीडी देखनी है अब लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के लिए। क्या करना है, एनसीईआरटी सीडी, एनसीईआरटी सीडी, एनसीईआरटी सीडी। जहाँ पर ये जो आपका एन है ये आपके लिए है डजंट गारंटी सक्सेस। डजंट गारंटी सक्सेस है आपका एन, मतलब नो गारंटी ऑफ सक्सेस है, वहाँ से आप इसको कर सकते हो। और सी है आपका क्रिएटिविटी, आर है आपका रिजिडिटी, टी है आपका टाइम कंज्यूमिंग, और एक और आपको यहाँ पर सी देखने को मिल रहा है, वो है आपका कॉस्ट, और डी है आपका डायनामिक इन्वायरमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं।
प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली, मतलब स्ट्रिक्टनेस के साथ किसी चीज़ को फॉलो करना होता है। तो देखो, प्लानिंग क्या होती है, वो आपको पता है कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करता है। तो मैनेजर्स जो होते हैं ना, वो उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो डिसाइड कर दिया, वो हमें काम करना है। तो और देखो, प्लान को बार बार चेंज करना आसान भी नहीं होता है। अब प्लानिंग के अंदर रिजिडिटी इसलिए है क्योंकि आपको ना यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है कि अगर आपको कुछ उसमें चेंजेस लाने हैं तो आप उसको चेंज कर सको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी स्टेजेस से होकर वो प्लान गुजरा है और जाके सेट हुआ है। अब उसके अंदर बार बार चेंज करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अलाउड होता है फ्लेक्सिबिलिटी कि आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, बट इंटायरली किसी प्लान को चेंज करना ना तो आसान है और ना ही ये अलाउड होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी यानी कि एक स्ट्रिक्टनेस को बढ़ावा देती है। यहाँ पे रिजिडिटी के साथ उसको फॉलो किया जाता है। सेकेंड इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि प्लानिंग बदलते हुए बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ प्लानिंग नहीं चल सकती है। अब कभी भी जो आपको पता है कि बिजनेस सिचुएशंस जो है हमारी वो बदलती रहती है। अब बदलती हुई बिजनेस सिचुएशंस के साथ प्लान्स भी बदलने पड़ते हैं। तो पर ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम एक्यूरेटली फ्यूचर ट्रेंड्स को हम एनालाइज कर ले कि हाँ यार ऐसे ही होगा। ज़रूरी नहीं है, चीज़ें बदल सकती है। हम सब कुछ फोर्स ही नहीं कर सकते। फोर्स ही मतलब पहले से ही नहीं देख सकते। हाँ, हम बस उनका थोड़ा सा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाता है। अगर हमें लग रहा है कि यार आज हमने एक प्लान सेट किया, हमें लगता है कि कल ये प्लान हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन कल सिचुएशन बदल गई। आपने सोचा था किसी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बारे में, लेकिन कल ही आपको पता चला कि गवर्नमेंट ने वो प्रोडक्ट ही बैन कर दिया है। चीज़ बदल गया इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आ गया हमारे आगे। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं कर पाता है। थर्ड इज इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। मैंने अभी आपको 3-4 बार ये बात बता दी है कि जो प्लान्स हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स को जस्ट उन प्लान्स पे वर्क करना होता है। उनको ना तो अलाउड किया जाता है, ना ही उनको परमिशन मिल रही है इस चीज़ की कि वो अपने अकॉर्डिंग प्लान को चला सके। उनको सिर्फ ऑर्डर्स को कैरी करना है। तो यहाँ पर उनके लिए कुछ नया, कुछ इनोवेटिव नहीं होता है। तो इसीलिए प्लानिंग के लिए कहा जाता है कि वो क्रिएटिविटी को ख़त्म करता है। मतलब सपोज़ अगर कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई प्लान बनाया और कोई मिडिल लेवल का पर्सन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कोई मेंबर है, वो कहना चाहता है कि इस प्लान को हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो उसको वो अलाउड नहीं है। जैसा कहा गया है टॉप लेवल की तरफ से, वैसा ही उसको करना पड़ता है। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। बहुत पैसा लगता है प्लान को बनाने में, क्योंकि समटाइम्स तो ऐसा भी हो जाता है कि पैसा इतना खर्च हो जाता है कि उससे हमें लगता है बेनिफिट्स इतने डिराइव नहीं होने वाले आगे जाके, जितना हमने उसमें पैसा खर्च कर दिया है। और बहुत सारे इंसिडेंशियल कॉस्ट हमारी यहाँ पर इसके साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे कि बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड होती हैं, डिस्कशंस होते हैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के साथ, और वो फ्री में नहीं आते हैं, वो अपने कंसल्टेशन चार्जेस हमसे लेते हैं। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस होती है, वाइबिलिटी चेक की जाती है किसी भी प्लान की कि कितना टिक सकता है। तो उन सभी चीज़ों में बहुत पैसा खर्च होता है। तो प्लानिंग का है ये एक लिमिटेशन कि जिस प्लान को आपने अब तक शुरू भी नहीं किया है, उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना है। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप सीए बनना चाहते हो, हर बच्चा चाहता है कि हम सीए बने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उसके लिए पहले चेक करते हो ना कि यार कितना खर्चा है। आपने चेक किया कि फाउंडेशन है, हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन की एक फ़ीस है, और कोचिंग लोगे उसकी एक फ़ीस है, एग्जामिनेशन फ़ीस है। आप बहुत पैसा खर्च करो, अभी सिर्फ प्लानिंग ही चल रही है आपकी। वो काम कहाँ तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो तो बात की बात है, अभी सिर्फ आपकी प्लानिंग है, प्लानिंग में आपका इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो हम ये चीज़ें चेक करते हैं ना कि यार ये प्लान हमारा टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। तो उसके चेक करने में भी कई बार हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है। प्लानिंग के अंदर बहुत सारा टाइम लगता है हमारा, क्योंकि हम एक्यूरेसीज चेक करते हैं यहाँ पर फैक्ट्स की। हमें ये डिसीजन लेने में कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि क्या करें, कहाँ से करें। अभी भी मैंने वही आपको मैं बात बता रही थी कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। तो टाइम लगता है क्योंकि हमारे करियर की प्लानिंग है, हमारे फ्यूचर की प्लानिंग है। एक दिन में ये डिसाइड नहीं किया जा सकता। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि अगर वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च की प्लानिंग चल रही है, उनका बहुत सारा पैसा लगा है, तो वो टाइम से करते हैं इस काम को, बहुत टाइम लेते हैं। तो बट इतना भी टाइम नहीं लेना चाहिए कि आपने
प्लानिंग में ही इतना टाइम ले लिया, फॉर्मुलेशन में इतना टाइम ले लिया कि उसके इम्प्लीमेंटेशन का टाइम ही नहीं बचा हमारे पास। मतलब वो 12 मार्च ना निकल जाए उससे पहले ही अपना फॉर्म भर लीजिएगा आप CUET का, आप सभी बच्चे, ठीक है। तो सोच लो फटाफट से और उसको भर दो। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग लेकिन सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। अब मैं इसका एग्जांपल दूंगी कि बहुत सारे बच्चों ने ना 11th क्लास कर ली पार ऐसे ही बस, क्योंकि कुछ कोरोना से आपकी दोस्ती हो गई थी, उसने आपको बचा लिया। और कुछ फिर हम टीचर्स के ऊपर भी ये हो गया था कि नहीं, अब किसी को हमें फेल नहीं करना है, आगे लेकर ही जाना है। तो आपको लगा कि यार ये वाला प्लान तो हमारा सक्सेसफुल रहा। या जैसे आप लोग एग्जाम में करते हो ना कि अपने आगे पीछे वालों से बातचीत कर लेते हो कि तू ये वाला चैप्टर कराई हो, तू ये वाला चैप्टर कराई हो, और आपकी पूरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके एग्जाम्स हो जाते हैं, आप कर जाते हैं पास। आपने कहा देखो 11th तो पास हो ही गई है, 12th भी ऐसी हो जाएगी। लेकिन 12th में सेंटर ही ऐसी जगह पड़ा कि वहाँ पर तो आप मुंडी भी नहीं ला पा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने एक बार पहले प्लान किया और वो सक्सेसफुल रहा तो वो आगे भी सक्सेसफुल ही रहेगा। प्लानिंग इस चीज़ की गारंटी नहीं देता है। तो बहुत सारे मैनेजर्स की टेंडेंसी होती है कि वो प्रीवियसली ट्राइड और टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स को ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्लानिंग को बदलना ही पड़ता है। तो प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। तो ये हमारे 6 इम्पॉर्टेंस थी। पहली इम्पॉर्टेंस रिजिडिटी को लीड करता है, डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, ह्यूज कॉस्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, और सक्सेस की गारंटी नहीं है। यानी कि क्या, NCERT CD इम्पॉर्टेंस, सॉरी, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग प्रोसेस। मैंने आपको कंट्रोलिंग चैप्टर में भी ये बात बताई थी कि कोई भी हम अगर प्रोसेस करते हैं तो वो हमें सीरियल वाइज ही करनी है, लाइन वाइज ही करनी है, 1 बाय 1 ही स्टेप लिखने होते हैं। ऐसा नहीं होता जैसे इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन या फीचर्स में हम लोग लिख लेते हैं कि कोई सा भी पहले या कोई सा भी बाद में लिख दिया। प्रोसेस में हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्रोनिम है हमारे पास SPICS इफ़। SPICS इफ़। इसका कुछ ऐसा सच मीनिंग नहीं है, बट आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। S है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, P है प्रेमिसेस, I है आइडेंटिफाइंग, C है हमारे पास यहाँ पर C नहीं, ये E था, सॉरी, इवैल्यूएटिंग, और S है सिलेक्टिंग, I है इम्प्लीमेंटिंग, और F है हमारा फॉलोअप। आप इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, SPIES और इफ़, ओके। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देकर चलूँगी कि सपोज़ करो कि आप अपनी ना एक शॉप, आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने प्लानिंग करी है कि अब आपको अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो आपने क्या किया, अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट किया टू स्टार्ट अ बिज़नेस। देन आपने अजम्पशंस बनानी शुरू करी कि यार किस चीज़ का बिज़नेस हम कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। पहली बात तो कहाँ कर सकते हैं, हम लोकेशन वाइज उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कहाँ हम उस बिज़नेस को कर सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज चूज़ कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट का हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है, कौन सा सर्विसेज यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने अजम्पशंस बनानी शुरू करी। उसके बाद अब आपके सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस निकल कर आए। आपने देखा कि आप कोई डेयरी शॉप भी खोल सकते हो, दूध की दुकान खोल सकते हो। आपने सोचा कि यार सब्जी के काम में भी बहुत प्रॉफिट है, तो आप तो एक सब्जी की दुकान लगा सकते हो। कोई बात नहीं, छोटे से शुरुआत कर रही हूँ, छोटे से आप बहुत आगे तक पहुँचेंगे, चिंता मत करिए। आपने सोचा कि हम एक समोसे, पकौड़े और चाय की दुकान खोल लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो चाय के तो बहुत ही दीवाने होते हैं, और उसके साथ अगर समोसे और पकौड़े मिल जाए तो क्या ही बात है। तो इसलिए आपने ये बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस आपने आइडेंटिफाई किए, राइट। अब आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपने इवैल्यूएशन करना शुरू किया, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। आपने देखा कि यार ठीक है, दूध का काम है तो बहुत अच्छा, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग हमें उसके लिए रेडी होना पड़ता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं सेल हुई तो ख़राब भी बहुत जल्दी हो सकता है। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं कि लेकिन दूध की ज़रूरत तो सबको ही होती है, सभी लोग लेने के लिए आते हैं, बहुत डिमांड में रहता है, और अच्छा बिजनेस है। डेली कैश कैश बेसिस पर भी है, खैर क्रेडिट भी चलता है, 1 मंथ का कई बार चल जाता है। तो आपने हर चीज़ उसके साथ इवैल्यूएट करी। सेम यही काम आपने सब्जी के लिए किया कि सब्जी में तो कोई उधार भी नहीं करता है, डेली का है, लेकिन ये भी है कि डेली की अगर सेल नहीं हुई तो ख़राब हो सकती है। आपने इधर चाय, समोसे, पकौड़े के लिए भी देखा कि यार ये भी ऐसा है कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, टेस्ट अच्छा लगे ना लगे। तो बहुत सारे तीनों ही चीज़ों के लिए आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपने इवैल्यूएट कर लिए हैं।
उसके बाद आपने देखा कि किसके पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं और नेगेटिव पॉइंट्स कम है। तो आपने देखा कि चाय पकौड़े और समोसों का जो बिज़नेस है वो मुझे लगता है कि पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा है और नेगेटिव पॉइंट्स कम है, तो आपने उसको कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन, दुकान ले ली, लेबर रख ली, काम पे लग गए। पर सिर्फ लग जाना ही से हमारी प्लानिंग प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाती, फॉलो अप भी करना है, टाइम टू टाइम चेक करना है। हमने सोचा था कि आज बहुत छोटे लेवल से शुरुआत करी है, आज अगर एक कस्टमर है तो उन कस्टमर को 100 तक पहुंचाना है, 1000 तक पहुंचाना है। तो क्या हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? क्या जो कस्टमर एक बार हमारे पास आता है वो दोबारा रिपीट आता है या नहीं आता है? या हमारे अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो क्यों चल रही है, कि हमारे पास जो हम हमारी लेबर है कहीं वो लेज़ी तो नहीं है? तो फॉलो अप भी करते रहना है कि क्या हम उस प्लानिंग तक पहुंच पा रहे हैं। सो दिस इज़ प्लानिंग प्रोसेस। पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, अजम्पशंस बनाओ उसके लिए, उसको अचीव करने के लिए देखो कौन कौन से ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है, उनको इवैल्यूएट करो, बेस्ट को सिलेक्ट करो, फिर इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से प्लानिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी चलती है, जहाँ पर सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स पूरे डिपार्टमेंट, पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी हो सकता है और पूरे डिपार्टमेंट के लिए भी हो सकता है, एक यूनिट के लिए भी हो सकता है। जैसे कि किसी ने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमें सेल्स को 20% से इंक्रीज़ करना है। ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए हर एक डिपार्टमेंट को। जब तक मुझे पता नहीं होगा एज एन एम्प्लॉय कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं अपना काम किस डायरेक्शन में करूँगी। तो ऑब्जेक्टिव सभी डिपार्टमेंट, सभी एम्प्लॉयज़ को क्लियरली पता होने चाहिए। और जब हमें पता है ना कि हम किस चीज़ के टूवर्ड्स काम कर रहे हैं, तो एंड रिजल्ट्स अचीव करना आसान हो जाता है। तो पहला काम है ऑब्जेक्टिव सेट करना। दूसरा, अजम्पशंस। प्लानिंग आपको पता है कि फ्यूचर से जुड़ा है, तो हम कुछ अजम्पशंस बनाते हैं, और यही फ्यूचर अजम्पशंस बनाना ही प्रेमिसेस कहलाता है। तो मैनेजर को कुछ अजम्पशंस जो बनानी पड़ती हैं फ्यूचर्स के लिए, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। हमारा कुछ टेरिटरी बेसिस अजम्पशंस बनती हैं, प्रोडक्ट बेसिस भी बनती हैं। तो वो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि क्या हमारा काम है, किस चीज़ की प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम वो अजम्पशंस बनाते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं फिर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को। एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, अजम्पशंस बन गई हैं, नेक्स्ट स्टेप है उस पर काम करना। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें देखते हैं कि वो हमारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन किस तरीके से हम उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। फिर इवैल्यूएट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम प्रॉज और कॉन्स, यानी कि वही पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं हर एक ऑल्टरनेटिव का। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके कंपैरिजन में उसको इवैल्यूएट किया जाता है। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगाए जाते हैं इसके अंदर, मतलब बहुत सारे लॉजिकल थिंकिंग, सिस्टमैटिक थिंकिंग यहाँ पर चलती है इवैल्यूएशन के लिए। कॉन्सिक्वेंसेस चेक किए जाते हैं, यानी कि एंड रिजल्ट्स देखा जाता है, सोचा जाता है कि अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या हो सकता है। पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली हर चीज़ हम यहाँ पर देख कर चलते हैं। देन सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहीं आके हम डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि जो बेस्ट प्लान होगा उसे ही हम अडॉप्ट करेंगे, उसे ही आगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक अच्छा प्लान वही होता है जो फिजिबल, प्रॉफिटेबल, विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के साथ हो। फिजिबल मीन्स सुटेबल, प्रॉफिटेबल मीन्स बहुत पैसा आए हमारे पास उससे, और उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी कम हो। तो मैनेजर्स यहाँ पर जब इवैल्यूएशन के टाइम पे ही हमारी वो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस अप्लाई की जाती है, तो सिलेक्शन में वो हमारी यहाँ पर आकर काम करती हैं। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जो प्लान हमने सिलेक्ट किया होगा, अब उसी को एक्शन में लेकर आना है। डूइंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जो सोचा था अब वो करना है। तो अगर कोई आपने प्लान किया था कि आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, तो आप इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा लेबर रखेंगे या ज़्यादा मशीन रखेंगे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग, यानी कि टाइम टू टाइम आप उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। फॉलो अप, अब ये देखना है कि प्लान इम्प्लीमेंट हुआ और क्या अब एक्टिविटीज़ जो हमने स्केड्यूल किया था उसी के अकॉर्डिंग चल रही हैं। मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है आपके प्लानिंग की, क्योंकि तभी आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे। क्योंकि समटाइम्स होता है हम किसी प्लान के साथ स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन हमें बाद में आकर उनमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ जाते हैं। तो टाइम टू टाइम फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, प्लानिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़कर जाना। ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हमें क्या याद रखना है, SPIES इफ। ओके, और पीछे से क्या पढ़ते आए हैं, PM ऑफ डेलिंग इज गोइंग टू CP। फीचर्स थे हमारे
ड्यू सर को आपने डीएम करा था इम्पोर्टेंस में, और एनसीईआरटी की सीडी देखी थी लिमिटेशन में। यहाँ आके हमने एसपी को याद कर लिया, एसपी आईईएस इफ। ओके, अब स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। ये टॉपिक भी हमारा लास्ट ईयर डिलीटेड था, इस साल फिर ऐड ऑन हुआ है, और फिर इसलिए इसके आने के चांसेस हैं क्योंकि पहले जब ये वाला कंसेप्ट हमारे चैप्टर में था तो ये आता भी था, तो इसको भी हम अच्छे से करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान्स हमारे पास दो तरीके के हैं, सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग यूज़। सिंगल यूज़ एज अ नेम सजेस्ट कि एक ऐसा प्लान जो एक ही बार इस्तेमाल किया जाता होगा। स्टैंडिंग यूज़ वो प्लान होते हैं जो एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी कि एक बार हमने बना लिया है तो उसके ऊपर हम बार बार वर्क कर सकते हैं। तो मीनिंग है सिंगल यूज़ प्लान एक ही टाइम के लिए होता है, एक ही इवेंट, एक ही प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन स्टैंडिंग यूज़ जो रेगुलरली इस्तेमाल किए जा सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, सिंगल यूज़ प्लान जो होता है वो रिपीट नहीं किया जाता फ्यूचर में, सो इट इज़ नॉन रेकरिंग इन नेचर। बट जो आपके स्टैंडिंग यूज़ प्लान होते हैं आप उसे रिपीट कर सकते हैं डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस में। ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन होती है सिंगल यूज़ प्लान की वो डिपेंड करती है प्रोजेक्ट के ऊपर, कई बार वो एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल के लिए भी हो सकता है। स्टैंडिंग यूज़ आपका एक बार डेवलप हो गया तो उसके बाद उसके अंदर आप सिर्फ मॉडिफिकेशन करते हो और उसे बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल्स हैं सिंगल यूज़ के, जैसे कि बजट, हर साल हमें एक नया बजट बनाना होता है, प्रोग्राम। और स्टैंडिंग यूज़ के अंदर जैसे कि हम कंपनीज़ की पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोसीजर होता है, मेथड होता है, रूल होता है, ये तो हमने एक बार बना लिया तो उसे हम बार बार इस्तेमाल ही करते हैं ना, बस कुछ कई बार मॉडिफिकेशंस करने होते हैं तो वो हम करते रहते हैं। कुछ प्लान्स ना तो सिंगल यूज़ होते हैं ना ही स्टैंडिंग यूज़, जैसे कि स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव, ये किसी में भी नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अब नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, इसका मैंने कोई एक्रोनिम नहीं बनाया है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लाइक SP और PM BP, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो कहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में ये लिख दूंगी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स को तो हमने बहुत ज़्यादा पढ़ ही लिया है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव आज के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव कल के लिए। हमने फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर अपना डिसाइड किया है जिसको हमारा ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने की कोशिश करता है। ये हमारी प्लानिंग के एंड पॉइंट्स हैं। हमने प्लानिंग में पढ़ा ना कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, तो जहाँ तक आपको पहुँचना है ना वो आपका गोल है, तो ये एंड पॉइंट है आपकी प्लानिंग का। ऑब्जेक्टिव क्लियरली यही बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है। जैसे कि आप कहते हो कि आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है 20% से, आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है 20% से, तो ये दिखा रहा है कि आपको क्या करना है। यूजुअली टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इनको सेट करते हैं। ये हमारे ब्रॉड जनरल इश्यूज़ को बताते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूरा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाए जाते हैं, तो आपके जनरल इश्यूज़ यहाँ पर क्लियरली बताए जाते हैं, फोकस किया जाता है उन पे। ये हमारे पूरे बिजनेस की प्लानिंग के लिए एक बेस की तरह काम करता है, गाइडेंस की तरह काम करता है। और ऑब्जेक्टिव हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हम अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपके लिए अच्छे 60% हो, मेरे लिए तो अच्छा वो मुझे दिख रहा है ना बार बार 90+, 90+, तो अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसको हम स्पेसिफाई कर दे, जैसे हमने कहा ना हमें खूब सारा प्रॉफिट कमाना है, तो खूब सारा प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है, बट आपने कहा कि हाँ हमें अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है 20% से, तो इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, तो दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव। तो हमेशा ये मेजरेबल टर्म्स में ही होना चाहिए। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए गाइडेंस है। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देती है स्ट्रैटेजी, कि हम कैसे लॉन्ग रन में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में स्ट्रैटेजी हमारी लगती है। जैसे कि स्ट्रैटेजी को बोला जाता है कि ये ना एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कि इसके अंदर मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर 3 डायमेंशंस हैं। पहला तो हमें डिसाइड करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उस ऑब्जेक्टिव के लिए हमें पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है, फिर हमें रिसोर्सेज एलोकेट करना है कि उस ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है हमारी स्ट्रैटेजी में। क्या सबसे पहले तो डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, देन अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, अडॉप्टिंग अ कोर्स एंड अलोकेटिंग द रिसोर्सेज, ये 3 काम हम अपने स्ट्रैटेजी के अंदर करते हैं।
जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट को हमेशा कंसिडर करोगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है बहुत सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करना, जैसे कि उसके कस्टमर्स कौन होंगे, उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहेगी, क्या प्राइसिंग पॉलिसी हम फॉलो करेंगे, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है तो आपको पहले इन क्वेश्चंस का आंसर करना होगा उस स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए। थर्ड वन इज पॉलिसीज। पॉलिसीज तो जस्ट जनरल स्टेटमेंट्स होती है जो आपकी थिंकिंग को, आपकी एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाती है। ये हमारे मैनेजरल एक्शन के लिए गाइडलाइंस है, और जो भी हम स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं तो उनके लिए डिसीजन लेने में हमारी मदद करती है। जैसे कि एक कंपनी की कुछ रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी। रिक्रूटमेंट मतलब जब किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ पर रखा जाता है तो हम उनको इनवाइट करते हैं अपने यहाँ पर कि अब जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो उस एप्लीकेशन का एक पूरा एक पॉलिसी होती है कि हम सिर्फ ग्रेजुएट्स को ही अलाउड करेंगे। तो ये हमारी एक पॉलिसी है कि हम ग्रेजुएट्स को ही अलाउड करेंगे अपने यहाँ पर, 12th पास वाले नहीं लेंगे या परसुइंग नहीं लेंगे, या ग्रेजुएट प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस हमें चाहिए। तो ये हमारा एक पॉलिसी है। वी डील ओनली इन कैश बेसिस, हम सिर्फ कैश बेसिस में ही डील करते हैं। तो ये हमारी पॉलिसी है। पॉलिसीज़ सभी लेवल्स और सभी डिपार्टमेंट्स के लिए होती है। मेजर से माइनर पॉलिसीज़ तक जाता है। मेजर पॉलिसीज़ तो सबके लिए होती हैं, जो आउटसाइडर्स भी हमारे जैसे कस्टमर, क्लाइंट्स, कंपिटिटर, सबके लिए। लेकिन माइनर पॉलिसीज सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे काम करते हैं सिर्फ उनके लिए ही होता है। आप कह सकते हो कि जो पॉलिसीज़ होती है ना, वो एक तरीके की लक्ष्मण रेखा है जिसके अंदर रह के हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो इनको बोला जाता है दीज आर द ब्रॉड पैरामीटर्स जिसके अंदर हमारा मैनेजर काम करता है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर्स जो है वो रूटीन स्टेप्स है जो हम परफॉर्म करते हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। ये एग्जैक्टली हमें ये बताते हैं कि कोई भी टास्क है, कोई भी वर्क है, वो कैसे परफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसका एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग पहले इस मशीन से निकलेगा, दूसरी मशीन में जाके वो अलग होगा, मतलब सॉर्टिंग होगी, एक्यूमुलेशन होगा, फिर उसके बाद पैकेजिंग होगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर है, रूटीन स्टेप्स है जो फॉलो किए जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सिक्वेंशियल, सीक्वेंस वाइज, ठीक है। प्रोसीजर सिर्फ इनसाइडर्स के लिए ही होता है, इनसाइडर्स ही प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में एक रिलेशनशिप होता है। यस, दे बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। प्रोसीजर तो वो स्टेप्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं अपनी पॉलिसी के पैरामीटर में रहते हुए, यानी कि पॉलिसी ने जो हमें एक वो लाइन बताई है ना, एक वो पैरामीटर्स दिए, उसके अंदर रहकर हम उन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। तो ये हमारा उसका रिलेशनशिप है। मेथड, मेथड क्या है? वो तरीका है कि किस तरीके से किसी काम को किया जा सकता है। अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, और अगर हम सही मेथड सेलेक्ट करते हैं तो हमारा टाइम, मनी, एफर्ट्स और एफिशिएंसी सब इंक्रीज होता है। टाइम, मनी, एफर्ट्स सेव होंगे और एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। अब जैसे कि एग्जांपल है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल के लोगों को ट्रेनिंग देनी है। तो जिस मेथड से आप मिडिल लेवल को ट्रेन करते हो, सेम लेवल से आप लोअर लेवल को ट्रेन नहीं कर सकते। जनरली मिडिल लेवल के लिए हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज़ करते हैं, और लोअर लेवल्स के लिए हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग यूज़ करते हैं। तो अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग मेथड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बट हाँ, हमें वो बेस्ट मेथड चूज़ करना है जो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। रूल, रूल स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं जो ये हमें बताती हैं कि दैट व्हाट इज़ टू बी डन, क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कोई फ्लैक्सिबिलिटी नहीं, आप रूल में बिल्कुल भी बदलाव नहीं ला सकते हो। यहाँ पर आपके एक्शंस के लिए बता दिया जाता है कि ये एक्शंस अलाउड है और ये एक्शंस अलाउड नहीं है। जैसे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं कि बिना एंट्री पास के आपको परमिट नहीं किया जाएगा, तो ये हमारा रूल है। नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रेमिसेस, तो ये हमारा रूल है। ये सिंपलेस्ट प्लान है क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आप तोड़ते हो रूल को तो आपको पेनल्टीज भरनी पड़ सकती हैं, पनिशमेंट फेस करनी पड़ सकती है। प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स डिटेल्ड स्टेटमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। बेसिकली प्रोग्राम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्लान्स है। प्रोग्राम के अंदर सब कुछ आ जाता है। सपोज करो कि हमें एक शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करना है, हम एक नया डिपार्टमेंट खोलने जा रहे हैं, तो उसमें
ऑब्जेक्टिव भी है, उसमें स्ट्रैटेजी भी है, एक पॉलिसी भी होगी, प्रोसीजर भी होगा, एक मेथड भी होगा, कुछ रूल्स भी होंगे। तो इसमें सब कुछ ही आ जाता है प्रोग्राम के अंदर, छोटी से छोटी चीज़ें भी यहाँ पर बाहर निकल कर आती हैं और जो हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। बजट, वेरी इंपॉर्टेंट। बजट हमारा एक स्टेटमेंट है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, न्यूमेरिकल टर्म्स में बजट बनाया जाता है। जैसे कि हम भी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम कहते हैं ना कि हम बजट बना रहे हैं। तो बजट का मतलब क्या है कि इतना पैसा हमारे हाथ में और इतने हमारे सामने खर्चे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हम बजट बनाते हैं एग्जैक्टली उतना ही खर्चा हो या एग्जैक्टली उतने ही पैसे आए, एक एस्टिमेशन होता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में भी अलग अलग बजट्स बनाए जाते हैं, कैश बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट। बट ये सभी चीज़ें न्यूमेरिकली होती हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती हैं। सो बजट एक ऐसा प्लान है जो फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में हमें बताता है। बजट के अंदर हम नंबर्स में डील करते हैं तो कंपैरिजन करना हमारे लिए आसान हो जाता है, करेक्टिव एक्शंस लेने आसान हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन भी अराइज होता है कि क्या बजट एक कंट्रोल डिवाइस है? यस, बजट एक कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एस्टिमेशन सेट किया, एक स्टैंडर्ड है, फिर एक्चुअल में हम देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो कंपैरिजन करके हमें डेविएशंस यहाँ पर भी मिलते हैं। क्या बजट फोरकास्टिंग का बजट क्यों आता है प्लानिंग के अंदर? क्योंकि बजट के अंदर फोरकास्टिंग है। देखो, हम बजट आज के लिए नहीं बनाते ना, हम बजट फ्यूचर के लिए बना रहे होते हैं कि ये एक्टिविटी हमें करनी है, इसका बजट हम बना रहे हैं। तो क्योंकि बजट में फोरकास्टिंग है इसीलिए बजट प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमारे 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स थे जो हमने कंप्लीट किए हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि किस प्लान के अंदर क्या है, तो आप डिफरेंस अपने आप ही बनाकर लिख सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। हमारा आज का डे 3 का टारगेट कंप्लीट हुआ। कल हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चैप्टर को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके।